ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हम जानते हैं कि अगर आप अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करोगे तो आपका क्या फॉर्मेशन होगा। अल्कोहल को आप जब ऑक्सीडेशन करते हो तो आपका क्या फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीडेशन करने पर आपका आल्डिहाइड या कीटोन फॉर्मेशन होता है। आल्डिहाइड और कीटोन। अगर प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो आल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो कीटोन फॉर्मेशन होगा। और आल्डिहाइड को अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होता है। ये हम थोड़ा बहुत दिखे थे लेकिन फिर भी और एक बार डिटेल्स दिखेंगे। अगर मैं एक प्राइमरी अल्कोहल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH, और इसको आप ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन, तो ये आप जान रहे हो कि जिस कार्बन के साथ OH अटैच है उसमें एक कार्बन डायरेक्टली अटैचमेंट है, तो ये तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे दैट मीन्स आपका कार्बन OH, ध्यान दो अगर मैं इसको थोड़ा सा खुल के लिखूंगा, हियर कार्बन H H एंड हियर O एंड हियर H, इस टाइप का। तो ऑक्सीडेशन का मतलब आपका क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हम बोल सकते हैं, वरना हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन को हम बोल सकते हैं क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर H2 को रिमूव कर रहे हो फिर भी उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, हम जानते हैं कि क्योंकि ऑक्सीडेशन का डिफरेंट फॉर्म होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल्स इसके बारे में पढ़े थे। तो अगर H2 रिमूव हो रहा है फिर भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो यहाँ से अगर आप एक H को यहाँ से और एक H को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा रहे हो, दैट मीन्स हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आप OH बॉन्ड की जो OH बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो और कार्बन H बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। वैसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, CH3 here CH here double bond O, you can say this is your aldehyde, this is your aldehyde, and obviously there is the removal of, you can say, your hydrogen. So here there is the removal of hydrogen, that's why you can say this is your oxidation reaction. Okay, so in oxidation of primary alcohol, if the result is your aldehyde, when primary alcohol undergoes oxidation then you will get your aldehyde. Similarly, if you are taking an secondary alcohol, for example if this is your CH3 C, here CH3, here one hydrogen and here OH, and when this is your secondary alcohol, you can see here this carbon, this underline carbon or red mark carbon, this red mark carbon, the OH group is directly attached, and this with this carbon, two more carbon directly attached with this carbon. Okay, that's why you can say this is your secondary alcohol, this is your secondary alcohol. So when it is undergoes oxidation, secondary alcohol undergoes oxidation, that means you are removing, you have to remove one hydrogen molecule. So here oxygen hydrogen bond break, and carbon, you can see here carbon carbon bond, here carbon carbon bond, carbon carbon bond is difficult to break carbon carbon bond, so you have to remove carbon hydrogen bond, you have to break carbon hydrogen bond. तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड यहाँ पे ये H और ये H, आप दोनों को मिला के क्या बनाएंगे, आप H2 को रिमूव करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, दैट्स व्हाई यू विल गेट CH3 C CH3 here double bond O, this is your ketone. You know the carbonyl group, when carbonyl group present in the non terminal position it is called ketone, और मिडिल पोजीशन में रहेगा, अदर देन द टर्मिनल, स्टार्टिंग और एंड को छोड़ के अगर कहीं पे भी आपका कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड हो रहा है तो हम उसको कीटोन बोलेंगे। दैट मींस अभी हम देखें कि अगर प्राइमरी अल्कोहल आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, अगर सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो आपको कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर टर्शियरी अल्कोहल को करेंगे तो क्या होगा आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे अभी बात आ रहा है कि अगर आप एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे, एल्डिहाइड को when aldehyde undergoes further oxidation, तो और एक बार हम ऑक्सीडेशन करेंगे। तो you can see here also one carbon hydrogen bond is also there, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे OH ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा जो कि आपका एल्डिहाइड को अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, कीटोन को हम ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना सकते। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करोगे, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करोगे देन यू विल गेट योर एल्डिहाइड, व्हेन एल्डिहाइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन यू विल गेट योर कार्बोक्सिलिक एसिड।
Similarly, when secondary alcohol undergoes oxidation, you will get ketone. तो ये बात थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीडेशन कैसे कैसे होता है। तो अभी बात आ रहा है कि अगर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, जैसे हम रिडक्शन कर रहे थे वैसे अगर ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा क्या, यूज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे कि आप रिडक्शन रिडक्शन करने के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, डिहाइड्रेशन के लिए हम पिछले क्लास में देखे थे कि आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, जो कि आपका H3PO4 हो गया, H2SO4 हो गया, वो सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। दैट मींस वाटर को रिमूव करेगा। दैट मींस तो आप जानोगे कैसे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप ऑक्सीडेशन करोगे ना रिडक्शन करोगे, आपका आरएमआर के ऊपर जो रिएजेंट होगा उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में हम कैसे जानेंगे कि हम रिडक्शन करेंगे या ऑक्सीडेशन करेंगे, आरएमआर के ऊपर क्या है। अगर आरएमआर के ऊपर NaBH4 है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, H2 निकेल पैलेडियम प्लैटिनम है, दैट मींस वो सब कैटालिटिक रिडक्शन है, वो सब रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट अगर होगा तो हम रिडक्शन करेंगे। तो वैसे ही अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पहचानने मतलब ध्यान में रहना चाहिए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट oxidizing agent, that means your example is your I can say CrO3, chromium trioxide. Chromium trioxide is a very good oxidizing agent or you can say mild oxidizing agent, that means इतना पावरफुल नहीं, एक स्टेप के लिए अच्छा है। वैसे ही आपका पीसीसी हो गया, पीसीसी आपका है pyridinium क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी का फुल फॉर्म है pyridinium क्लोरोक्रोमेट, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। तो पीसीसी अगर आपका फॉर एग्जांपल रिएक्शन के मीडियम के ऊपर आरएमए के ऊपर आपको पीसीसी दिया गया है, दैट मींस यू हैव टू डू योर ऑक्सीडेशन। वैसे ही अगर आपके पास है कॉपर 573 केल्विन, अगर कॉपर 573 केल्विन है दैट मींस यू हैव टू डू योर ऑक्सीडेशन। तो ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ पर हमको करना है, ठीक है। तो वैसे ही आगे हम चल के पढ़ेंगे कि अगर आपके अभी तो इस चैप्टर में नहीं है फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, अगर K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4, KMnO4 is the strongest oxidizing agent, KMnO4 is the strongest oxidizing agent। जैसे आपका है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, दैट्स व्हाई यू कैन से KMnO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको याद रखेंगे क्योंकि देखो अगर आप प्राइमरी अल्कोहल से आप एल्डिहाइड बना रहे हो तो आपको एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। अगर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हो तो आपको एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। लेकिन अगर अल्कोहल को डायरेक्ट आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हो दैट मींस अगर मैं क्या दूंगा यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए आपको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आपको जरूरत होगा जो कि आपका है KMnO4। तो अगर KMnO4 है दैट मींस दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वरना अगर नॉर्मल सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि हम पढ़े अभी अभी, जो कि आपका CrO3 है, पीसीसी है, कॉपर 573 केल्विन है, तो ये सारा का सारा मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस ओनली हमको एक स्टेप भी करना है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो आप दो स्टेप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे में अगर आपको रिएक्शन दूंगा, अगर आपके पास है RCH2OH, RCH2OH, तो RCH2OH आपका क्या है, आप जानते हो कि RCH2OH आपका प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल को मैं अगर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड दूंगा CrO3 तो आप दैट मींस दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो क्या है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब आपको क्या करना है, आपको एल्डिहाइड कन्वर्ट करना है। तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग क्या है KMnO4। तो अगर KMnO4 होता तो यहाँ पे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड आप कर देते। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्राइमरी अल्कोहल है तो यू कैन सी हियर ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल मतलब प्राइमरी अल्कोहल कैसे पता चलेगा, जिस कार्बन में OH लगा है वहां पे एक अल्काइल ग्रुप लगा है, एक कार्बन एटम अटैच है, डायरेक्ट अटैचमेंट है, तो दैट्स व्हाई प्राइमरी। तो इसको आप क्या करोगे, एल्डिहाइड कर दोगे। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को ब्रेक करोगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन को ब्रेक करोगे, यहाँ के हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, दैट मींस रिडक्शन और यू कैन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। Okay, so that's why you'll get your oxidation product. So what is the product, RC double bond OH, so you'll get your aldehyde। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। वैसे ही अगर फॉर एग्जांपल इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH और यहाँ पे आपको दिया है PCC,
तो आप अभी अभी हम पढ़े पीसीसी क्या है, पीसीसी इज योर pyridinium chlorochromate which is an oxidizing agent, which is an oxidizing agent। तो pyridinium chlorochromate को देखो, हमारे पास यहाँ पे आप अगर रिएक्टेंट को देखोगे आपके पास डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे OH भी है, लेकिन पीसीसी का काम क्या है, पीसीसी का काम है कि ऑक्सीडेशन करना। वो OH ग्रुप को ऑक्सीडेशन करेगा डबल बॉन्ड O में, वो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेगा अल्डिहाइड में, वो सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेगा कीटोन में। लेकिन डबल बॉन्ड O आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, डबल बॉन्ड O के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं होगा। जैसा स्ट्रक्चर है, अगर बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है फिर भी हमको कंफ्यूजन नहीं होना है। आज यूजुअल जो हमारा काम है पीसीसी का, वो पीसीसी का काम पीसीसी ही करेगा। फॉर एग्जांपल मेरा काम है केमिस्ट्री पढ़ाने का, मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। जो फिजिक्स आपके टीचर फिजिक्स फैकल्टी होंगे वो फिजिक्स ही पढ़ाएंगे। तो पीसीसी का काम है कि वो ऑक्सीडेशन करेगा और ओएच को ऑक्सीडेशन करेगा, वो अल्कोहल ग्रुप को अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। अगर प्राइमरी होगा तो अल्डिहाइड, सेकेंडरी होगा तो कीटोन। डबल बॉन्ड के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH जो प्रोडक्ट था वही रह गया। और यहाँ पे देखो इस कार्बन में तुम्हारा क्या करेंगे, आप डबल बॉन्ड O लगाओगे, दैट मींस यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। अरे ये समझ में आ रहा है ना कैसे करोगे? अरे हो पा रहा है ना, नहीं हो पा रहा है? और एक बात थोड़ा, आपके पास अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पता चल गया। प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने पर क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने पर आपको हमेशा मिलेगा अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड को अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड यू कैन से। ओके, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कर रहे हो, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। तो ये बात कंफर्म है, ये बात दिमाग में थोड़ा सा डाल लो। अगर मैं स्ट्रॉन्ग, देखो हमें एक एक स्टेप के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, लेकिन मैं अगर अल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहूं, दैट मींस यहाँ पे पूरा अल्डिहाइड स्टेप को स्किप करके करूं, दैट मींस यहाँ पे मुझे वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना पड़ेगा, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि मैं पूरा विगोरियसली ऑक्सीडेशन हमारा होना है, क्योंकि अल्डिहाइड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आपके पास पीसीसी है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पीसीसी अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पीसीसी करता क्या है, पीसीसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा। वो जहां पे कार्बन OH है वहां पे C डबल बॉन्ड O कर देगा। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे कुछ भी आपका रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे पीसीसी का कुछ रोल ही नहीं है। आपको कंफ्यूज करने के लिए डबल बॉन्ड दिया गया होगा या बहुत सारा बड़ा सा स्ट्रक्चर दिया गया होगा। तो बड़ा सा स्ट्रक्चर से हमको मतलब नहीं है, जहां पे OH है वहां पे डबल बॉन्ड O कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे देखो कार्बन, जैसे अगर मैं इसको खुला करके अगर लिखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, CH, इधर H, इधर OH। तो आप क्या करते हो, H2 को रिमूव करते हो क्योंकि आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, दैट मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से बॉन्ड H एक रिमूव होगा, यहाँ पे एक H रिमूव होगा और बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो वही तो हो गया ना, और बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यही तो फॉर्मेशन हुआ ना। तो समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है? पीसीसी का काम है, हमारा जो भी साइड स्ट्रक्चर होगा हमारे साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है। अगर OH कहीं पे है, अगर अल्कोहल है तो उसको तुम अल्डिहाइड करो, अगर प्राइमरी है तो अल्डिहाइड करो, अगर सेकेंडरी है तो कीटोन करो। इतना ही काम है तुम्हारा पीसीसी का। वो पीसीसी हो या CrO3 हो, पीसीसी हो, पीसीसी हो या CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड हो या कॉपर 573 केल्विन हो, तुम्हारा काम सेम ही है, तुमको ऑक्सीडेशन करना है। तो अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन फॉर्म होता है वो अल्डिहाइड होता है अगर प्राइमरी होगा, अगर सेकेंडरी होगा तो कीटोन होगा। वरना आप ऐसे समझ सकते हो कि जहां पे OH है OH को हटाओ और डबल बॉन्ड O लगाओ, ठीक है ना। दैट मींस आपका वही काम है, आपको OH को हटा के डबल बॉन्ड O अटैचमेंट करना है। तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पहचान अगर एक बार कर लोगे तो आप आराम से आप अल्डिहाइड करोगे या कीटोन करोगे, आप कर सकते हो। तो वैसे अगर और कुछ एग्जांपल करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं अगर कर रहा हूं CH3 CH2 OH और यहाँ पे मैं दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल कॉपर 573 केल्विन। तो यहाँ पे कॉपर 573 केल्विन ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतना पावरफुल नहीं है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, कोई मुझे बता सकता है कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा यहाँ पे? ऑब्वियसली अल्डिहाइड, क्योंकि ये जो कार्बन है वो तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल है। आप देख पा रहे हो ना, ये प्राइमरी, पहले फास्ट आपका फास्ट काम है कि पहले पहचानो कि ये प्राइमरी है ना सेकेंडरी है। जिस कार्बन में OH ग्रुप अटैच है उसके साथ एक ही कार्बन अटैच है,
जिस कार्बन में OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन में एक कार्बन आटम अटैच है, तो इसलिए वो प्राइमरी अल्कोहल हो गया। और अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो दैट मींस आपको क्या करना है, डायरेक्ट COH बॉन्ड को ब्रेक करके डबल बॉन्ड O लगाओगे, इसके बीच में डबल बॉन्ड O आ जाएगा। दैट मींस आपका एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे C था, यहाँ पे S था, यहाँ पे S था, यहाँ पे O था, यहाँ पे S था। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये बॉन्ड को ब्रेक करना है और ये बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो इधर H और इधर H आप रिमूव करेंगे और बीच में डबल बॉन्ड O लगा देंगे। दैट मींस आपका क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड हो गया। दैट मींस आपका ये एल्डिहाइड बन गया, ठीक है ना, एसिटाल्डिहाइड आपका प्रोडक्ट बन गया। तो इस टाइप का प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं एक सेकेंडरी अल्कोहल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल CH3 CH OH C2H5 और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी अभी हमने पढ़े क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो OH कहाँ पे है, तो OH ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। जिस कार्बन में ये अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे तो एक कार्बन, यहाँ पे तो दो कार्बन, यहाँ पे C2H5 किस फॉर्म में है, ये C2H5 है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसको कंबाइन करके C2H5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जिस कार्बन में OH अटैच है, इस साइड देखो एक कार्बन है, इस साइड देखो एक कार्बन है, डायरेक्ट कितना कार्बन अटैचमेंट है, तो दो कार्बन, दैट्स व्हाई सेकेंडरी अल्कोहल हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मींस हमारा प्रोडक्ट कीटोन बनना चाहिए। और कीटोन कैसे बनेगा, यहाँ से का हाइड्रोजन और यहाँ से का हाइड्रोजन को ब्रेक करके आप डबल बॉन्ड O लगा दोगे, दैट मींस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दैट मींस यू विल गेट योर कीटोन और एसीटोन वी कैन से। तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का काम वही है। तो उस टाइप का हम दिख सकते हैं। अगर मैं और एक क्वेश्चन ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल CH3 और ऑब्वियसली यहाँ पे C2H5 CH2 CH3, जो प्रोडक्ट होगा उस वही तुम्हारा क्या होगा, जो रिएक्टेंट जिसके हिसाब से है वही बनेगा। खाली आपका काम है कि OH को रिमूव करके डबल बॉन्ड O लगाना है। तो इसी में अगर कर रहा हूं CH3 COH, here H and here one बेंजीन, ओके, और फिनाइल कैन से फिनाइल रिंग का अटैचमेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपका कॉपर 573 केल्विन, कॉपर 573 केल्विन। तो आपका क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, सिंपल, यहाँ से जहां पे कार्बन और OH है उसको ब्रेक करके डबल बॉन्ड O अटैचमेंट करो। और ये ऑब्वियसली अगर कार्बन में डबल बॉन्ड O कर दोगे तो कार्बन का ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा। दैट मींस आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और जो भी तुम्हारा फिनाइल रिंग अटैचमेंट है उस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ रहा है ना, ये हो पाएगा ना नहीं हो पाएगा, समझ में आ रहा है ना नहीं आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो इस टाइप का हम बना सकते हैं। अच्छा, अभी हम देखें कि टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। अगर मैं टर्शियरी अल्कोहल कर रहा हूं, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एक बार क्वेश्चन भी आया था तुम्हारा नीट में, तो टर्शियरी अल्कोहल को मैं अगर टर्शियरी अल्कोहल यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, OH, और इसको मैं कॉपर 573 केल्विन दे रहा हूँ, तो कॉपर 573 केल्विन में आपको क्या करना चाहिए, आपको जहां पे OH है उसको रिमूव करके डबल बॉन्ड O लगाना चाहिए। अगर आप ध्यान दो डबल बॉन्ड O लगा दोगे, अब यहाँ पे कहीं पे कार्बन के साथ, जो कार्बन के साथ OH अटैच है वहां पे कहीं पे तुम्हारा हाइड्रोजन आटम अटैच है क्या, क्योंकि हम पहले स्टार्टिंग में हम देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, क्योंकि कार्बन और कार्बन का साइज सिमिलर होता है। अगर साइज सिमिलर होगा तो अच्छा वाला बॉन्ड बनेगा। तुम्हारा मेंटालिटी जो है, अगर तुम्हें वो वाला एक अच्छा वाला दोस्त मिल जाए उस टाइप का मेंटालिटी का, तो तुम अच्छा वाला ओवरलैपिंग करोगे, अच्छा वाला बॉन्ड बनाओगे उसके साथ, और बॉन्ड को वो कभी ब्रेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, दैट मींस यहाँ पे हम बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते। और यहाँ पे अगर ब्रेक नहीं कर सकते, अगर यहाँ पे इस टाइप का आपको दिया जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन हम कैसे करते थे, जिस कार्बन से OH है वहां से OH को रिमूव करेंगे और उसका एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, एडजेसेंट कार्बन से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। दैट मींस आपका अल्किन प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर CH3, इधर डबल बॉन्ड क्या हो गया CH2, इधर OH को रिमूव किया, इधर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। दैट मींस आपका क्या आ गया, अल्किन फॉर्मेशन हो गया। तो दिखोगे कि अगर टर्शियरी अल्कोहल को आप कॉपर 573 केल्विन दे रहे हो, दैट मींस यू विल गेट योर अल्किन। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अरे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा ना नहीं होगा, अरे हो पाएगा तो। Yes, sir. इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओके,
देन अगर हम पढ़ेंगे कि थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसा होता है, ध्यान दो। तो उससे पहले हमको पहले मालूम होना चाहिए कि जो फिनॉल में जो OH ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है। आपके पास ये क्या है, OH ग्रुप है। तो कोई मुझे बता सकता है ये जो OH ग्रुप है ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है? ओके, if orthopara directing, just explain why orthopara directing, explain why orthopara directing. सर ऑक्सीजन Sir, tutor से genetic structure. ड्यू टू रेजोनेटिव स्ट्रक्चर এটা হচ্ছে আমার কোন নরমাল, मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर मोर ऑन ऑर्थो para position. yes, very good. So if we are doing, or you can say the lone pair of, जैसे कि हम क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, आप अगर बोलोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए वेरी गुड कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज कॉल्ड इज कॉन्स्टिट्यूशन सो इट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब इस टाइप का आंसर है, ठीक है ना। तो हम आंसर नहीं बोल सकते कि सिंपल ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है ना। तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे ड्यू टू रेजोनेंस। आप ये बोल सकते हो कि ड्यू द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम, द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम अंडरगोज रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग। पूरा क्लियरली लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब एग्जामिनर अगर आपका कॉपी चेक करे ना वो पूरा मतलब खुशी से आपको मार्क दे दे, ठीक है ना। उस टाइप का थोड़ा सा लिखना चाहिए, आपका लैंग्वेज उस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम अंडरगोज कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग। तो उससे होगा क्या, खाली ये तो लिखने से नहीं होगा ना। तो पहले रेजोनेटिव स्ट्रक्चर करेंगे फिर देखेंगे कि होता क्या है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, प्लस, और ये बॉन्ड ऑब्वियसली इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। तो आपको 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिलेगा, जो कि आपको करना आना चाहिए। आई होप सो कि सबको आया होगा, सबको आता होगा, ठीक है ना। तो ये तो आपका बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, और ये मतलब कॉन्जुगेटिवली आपका क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या होगा, रेजोनेंस। दैट मींस यहाँ पे डी लोकलाइजेशन, इसको बोलते हैं डी लोकलाइजेशन। डी लोकलाइजेशन मतलब आप देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लोकेशन फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं डी लोकलाइजेशन। ओके, और ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर OH। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप रेजोनेटिंग, ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम अंडरगोज कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग, तो उसमें रिजल्ट क्या मिलता है, एक नेगेटिव चार्ज, वन नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड एट ऑर्थो पोजीशन। तो यहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे है, ऑर्थो में है। तो ऑर्थो में एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे सेकंड थर्ड स्ट्रक्चर में नेगेटिव एट पारा पोजीशन, यहाँ पे पारा में एक नेगेटिव आ रहा है। फोर्थ में नेगेटिव एट ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। दैट मींस यू हैव टू राइट डाउन the lone pair of oxygen atom undergoes conjugation with benzene ring, so negative charge और electron density more at ortho and para position, ortho and para position में electron density ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड करोगे, इलेक्ट्रोफाइल मींस E प्लस, इलेक्ट्रॉन्स लविंग, इलेक्ट्रॉन्स लविंग, इलेक्ट्रोफाइल के लिए सिंबल में E दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, इसीलिए उसको पॉजिटिव चार्ज दिया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रहेगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को प्यार करेगा ना। तो E प्लस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। तो अब खुद बताओ, तो इलेक्ट्रोफाइल अभी कहाँ पे जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब वो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा। दैट मींस वो डायरेक्ट अटैचमेंट होगा कहाँ पे, ऑर्थो में अटैचमेंट होगा, या कहाँ पे अटैचमेंट होगा, पारा में अटैचमेंट होगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है ना। सो दैट्स व्हाई, सो यू कैन से, अगर मैं लिख रहा हूं द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम, द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम और लोन पेयर ऑफ OH ग्रुप, the lone pair of OH undergoes conjugation, or you can say resonance with benzene ring, with benzene ring। तो अगर conjugation हो जाएगा, that means आपका क्या मतलब उसका रिजल्ट मिल रहा है, as a result negative और electron density increases, और electron density increases at ortho and para position, ortho and पारा पोजिशन। तो आपका ऑर्थो और पारा पोजिशन में आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। सो द इनकमिंग न्यू इलेक्ट्रोफाइल,
the incoming new electrophile will attached at ortho and para position, ortho and para position। तो आपका जो इनकमिंग न्यू इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो में जाएगा या पारा में जाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई सो OH ग्रुप इन फिनॉल इज कॉल्ड ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो में जाएगा या पारा में जाएगा, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप हम बोल सकते हैं, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। और आप जानते हो कि जहां पे यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्लस आर ग्रुप। क्या बोलते हैं, प्लस आर ग्रुप, ठीक है ना। अब जानते हो कि बेंजीन रिंग में ऑलरेडी 3 पाई बॉन्ड है, अगर 3 पाई बॉन्ड है तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक पाई बॉन्ड एक बॉन्ड तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा बेंजीन रिंग में ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन था, 3 पाई बॉन्ड था। अगर 3 पाई बॉन्ड था दैट मींस 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर और एक बार ऑक्सीजन का लोन पेयर तुम्हारा क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। दैट मींस और इलेक्ट्रोफाइल देखो तुम्हारे पास दो कंडीशन है, एक तुम्हारा बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रोफाइल को आप ऐड करोगे, और आपके पास फिनॉल है और आप इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करोगे। तो कहां पे अच्छा वाला रिएक्शन होगा, कोई बता सकता है? अरे कहां पे अच्छा वाला रिएक्शन होगा? तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई हो रहा है। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई हो रहा है तो E+ तो सडन अटैक करेगा ना, क्योंकि इसको चाहिए ही नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल ना, इलेक्ट्रॉन्स लविंग ना। सो हियर there is the supply of electron density or supply of electron density of lone pair of oxygen atom towards the benzene ring। benzene ring के तरफ ऑक्सीजन का लोन पेयर आ रहा है, तो बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए तुम्हारा जो OH ग्रुप इन फिनॉल इज कॉल्ड बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप इसको बोलते हैं क्या, बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई हो रहा है। अगर ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या हो रहा है, तुम्हारा कॉन्जुगेशन आ रहा है, सप्लाई हो रहा है। तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, दैट मींस इलेक्ट्रोफाइल तुरंत अटैक करेगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाई द OH ग्रुप इन फिनॉल इज कॉल्ड बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोल सकते हो। ये समझ में आ गया ना, समझ में नहीं आया? और ऑर्थोपैरा डेटिंग कैसे हुआ, समझ में आ गया? तो अरे हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा? Yes, sir, होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि नाइट्रेशन रिएक्शन, यू नो नाइट्रेशन रिएक्शन मींस योर एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो बहुत बार हम पढ़े हैं। तो अभी अगर मैं बात करूंगा कि फिनॉल के साथ रिएक्शन OH, और इसके साथ ध्यान दो, अगर आप बेंजीन के साथ नाइट्रेशन में आपका क्या था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन के साथ आपका क्या नाइट्रेशन रिएक्शन में था, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो सप्लाई करके पूरा क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप डाइल्यूट HNO3 लोगे, डाइल्यूट HNO3, फिर भी आपका रिएक्शन हो जाएगा। कहीं पे बुक में नहीं लिखा है कि डाइल्यूट HNO3 हम क्यों यूज कर रहे हैं, आपको कुछ बोलेंगे टीचर बोलेंगे कि इसको याद रख लो, लेकिन डाइल्यूट HNO3 हम रिएक्शन, क्योंकि हमारा नाइट्रेशन मतलब आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रिएक्शन कर रहे थे, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 उसको फिर एक्टिवेट करने के लिए हम कैटलिस्ट टाइप का कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी यूज कर रहे थे। लेकिन वो कब, बेंजीन रिंग में यूज कर रहे थे, नॉर्मल हमारा क्लोरोबेंजीन में यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बेंजीन रिंग पूरा का पूरा एक्टिवेटेड है, और एक्टिवेटेड है तो अगर डाइल्यूट भी लेंगे फिर भी हमारा एज यूजुअल रिएक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप डाइल्यूट HNO3 लोगे और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या आ जाएगा, NO2 प्लस ऑब्वियसली, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल इज योर NO2 प्लस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर है, दैट मींस इट इज ए प्लस आर ग्रुप। ये क्या है, प्लस आर ग्रुप। और जितना भी प्लस आर ग्रुप होता है वो क्या होता है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। दैट मींस आपका जो NO2 प्लस है वो कहां पे जाएगा, आइदर ऑर्थो में जाएगा वरना कहां पे जाएगा, पारा में जाएगा, सिंपल। तो ऑर्थो पारा प्रोडक्ट बना लो, यहाँ पे OH और NO2 आ गया, और यहाँ पे पारा में OH और NO2 आ गया, और ये आपका मेजर बन गया। पारा हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो ऑर्थो पारा, ये तुम्हारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, and here is your para nitrophenol, you will get your
पारा नाइट्रोफिनॉल। अच्छा, तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि ध्यान दो कि फिनॉल से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का कन्वर्सन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा फोकस रहो। अगर आपको बोला जा रहा है कि फिनॉल से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का प्रिपरेशन करो, तब क्या करोगे? डाइल्यूट HNO3 दे दोगे। लेकिन ध्यान दो, डाइल्यूट HNO3 आपको अगर दोगे तो आपको ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। हमको एग्जामिनर पूछा जा रहा है कि ऑर्थो प्रोडक्ट बनाओ, दैट मींस आपको यहाँ पे सेपरेट करना पड़ेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। और सेपरेट हम कैसे करेंगे? थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, कैसे सेपरेट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो अभी प्रोडक्ट बन गया, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बना? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। मैं इसका स्ट्रक्चर और एक बार कर रहा हूँ और इसको ध्यान से स्ट्रक्चर को समझ जाओ, बहुत कुछ मतलब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास OH है और N डबल बॉन्ड O माइनस प्लस, तो ये आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। ये आपका क्या है? पैरा नाइट्रोफिनॉल। इधर OH, तो पैरा पोजीशन में आपका क्या है? नाइट्रो ग्रुप अटैचमेंट है। N डबल बॉन्ड O माइनस प्लस, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल आपके पास अटैचमेंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जिस्टेंस है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जिस्टेंस है। और किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जिस्टेंस है, थोड़ा सा देखो। मुझे कोई बता सकता है किन से टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जिस्टेंस होगा? इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर, यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका 6 मेंबर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहा है। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। तो अगर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो रहा है, लेकिन पारा में तुम्हारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे हम नहीं बोलेंगे कि सर यहाँ से तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। 6 मेंबर हाइड्रोजन रिंग्स आर स्टेबल। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और 6 मेंबर है, दैट मींस वो फॉर्मेशन होगा ही होगा। जो आप देखे थे कि आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल में एसिडिक कैरेक्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है विद इन द मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो उसको बोलेंगे हम क्या? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, ऑर्थो प्रोडक्ट में, सो देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन पारा में तुम्हारा क्या एग्जिस्टेंस होगा? पारा में तुम्हारा इंटरमोलिकुलर बनता है। और कैसे बनता है देखो, मैं अगर और एक मॉलिक्यूल को करूंगा, हियर N डबल बॉन्ड O, इधर O माइनस प्लस एंड हियर OH, इस टाइप का। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इस टाइप का आपका बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट मींस यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है? आपका ऑर्थो प्रोडक्ट में आप दिख पा रहे हो कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट इन केस ऑफ पैरा प्रोडक्ट और पैरा नाइट्रोफिनॉल देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका मतलब क्या है? देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे तुम्हारा एक मॉलिक्यूल है, और दोनों के बीच में तुम्हारा क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे क्या है? एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दैट मींस तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे ज्यादा होगा, आपको बता सकता है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? अरे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इंट्रा में बॉइलिंग पॉइंट कैसे ज्यादा हो सकता है? थोड़ा सा सोच के बताओ, थोड़ा सा सोच के बताओ। तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या है? तुम लिक्विड स्टेट को वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो। दैट मींस उनके बीच में जो बॉन्ड होगा उसको तुम ब्रेक कर रहे हो। जो तुम्हारा बॉन्ड होगा, मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड होगा उसको आप ब्रेक कर रहे हो। अगर आप ब्रेक कर रहे हो, आप ध्यान दो कि इसको, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसको ब्रेक करने पर आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा ओनली हाइड्रोजन स्पोर्ट्स होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग है। समझ में आ रहा है ना? तो अगर बॉन्ड स्ट्रांग है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट मींस आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज होगा फॉर पैरा नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेवर अफेक्ट दी बॉइलिंग पॉइंट। इंट्रामॉलिक्यूलर कभी भी बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट नहीं करता है, इंटरमॉलिक्यूलर करता है। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में रहता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में रहता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्वियसली तुम्हारा ब्रेक करने के लिए डिफिकल्ट होगा ना, तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहाँ पे अगर तुम 20 डिग्री दे रहे हो, 100 डिग्री दे रहे हो, यहाँ पे 120 देना पड़ेगा,
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हम 100 डिग्री दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 120 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ेगा आपको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ पे इंट्रा है। तुम खुद सोचो, फॉर एग्जाम्पल आप रूम में बैठे हो, मैं दो दोस्त को बोल रहा हूँ कि आप दो फ्रेंड हो और दोनों आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हो, यहाँ पे इस टाइप का एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हो, तो आपको ब्रेक करना ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा ना? नहीं होगा? ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हो ना। लेकिन यहाँ पे तुम खुद का हाथ, दो दोस्त हैं, ये खुद का हाथ पकड़ा है, ये भी तुम्हारा खुद का हाथ पकड़ा है, तो दोनों को मैं क्या सेपरेट नहीं कर सकता? अरे समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? तो कहाँ पे सेपरेट करना डिफिकल्ट होगा? आपका पारा नाइट्रो में डिफिकल्ट होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप दो दोस्त हो, अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ोगे तो डेफिनेटली आपको अगर अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे दो दोस्त अब खुद का हाथ पकड़ के बैठे हैं, एक दोस्त खुद का हाथ पकड़ के बैठा है और एक दोस्त खुद का हाथ पकड़ के बैठा है, तो ऑब्वियसली दोनों को मैं सेपरेट कर सकता हूँ ना, डिफिकल्ट नहीं होगा ना मेरे लिए। तो दैट्स व्हाई तुम्हारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल के बीच में पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, why paranitrophenol has more boiling point or higher boiling point? So you have to write down, in case of paranitrophenol there is the existence of intermolecular hydrogen bonding। तो intermolecular hydrogen bonding में मतलब क्या है? मॉलिक्यूल के बीच में है, that means boiling point obviously क्या होगा? ज्यादा होगा। अरे समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? अरे हो Yes, पाएगा? sir. इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो अगर आपको कन्वर्ट दे रहा है कि क्वेश्चन में कन्वर्ट फिनॉल टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो अब क्या करोगे? पहले फिनॉल कर दोगे, और अभी अभी हमने देखा कि फिनॉल में अगर हम डाइल्यूट HNO3 देंगे, तो डाइल्यूट HNO3 देने से आपका क्या होगा? खाली ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ऑर्थो प्रोडक्ट लिख के चले आएंगे, तो मार्क आपका जाएगा, ठीक है ना? तो आपका हाफ मार्क चला जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनता है, पारा प्रोडक्ट भी बनता है, तो यहाँ पे आपको पारा प्रोडक्ट भी बनाना पड़ेगा। फिर इसको देना पड़ेगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है? हम क्लास 11 में पढ़े थे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है? अगर एक का बॉइलिंग पॉइंट, अगर तुम्हारा एक का बॉइलिंग पॉइंट, दो कंपाउंड मिक्सचर है, फॉर एग्जांपल ए है और बी है, एक का बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना? अगर आप हीट करोगे, और इसको बोलते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आपको ए क्या होगा? तो ए पहले तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप हीट कर रहे हो तो हीट करने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड जिसका होगा वो क्या होगा? बॉयल होकर चला जाएगा, ऑब्वियसली वेपर स्टेट में चला जाएगा। फिर उसके बाद बी क्या होगा? वेपर स्टेट में स्टार्ट होगा। दैट मींस आप ए और बी को सेपरेट कर सकते हो, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब द सेपरेशन ऑफ mixture of molecules or solution or chemical compound having different boiling point। अगर दो different boiling point होगा, आप अगर हीट कर रहे हो तो पहले जिसका boiling point कम होगा वो क्या करेगा? वेपर स्टेट में चला जाएगा, तो बी तो बच जाएगा ना, तो हम सेपरेट कर पाए ना, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिख के आप डायरेक्ट ऑर्थो प्रोडक्ट को लिख के चले आओगे, दैट मींस आपको ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप दोनों को सेपरेट करना इंपॉर्टेंट है। तो सेपरेट कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि इन दोनों में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। वैसे ही अगर आपको पूछा जा रहा है कि फिनॉल टू पैरानाइट्रोफिनॉल, सेम टाइप का करो, फिनॉल लिखो, डाइल्यूट एजेंसी देके तुम्हारा ऑर्थो प्रोडक्ट पारा प्रोडक्ट लिखो, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिख के पारा प्रोडक्ट लिख के आ जाओ, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब आपका ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, पारा प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। दैट मींस आपको ये वाला मतलब और एक स्टेप करना है, वरना आपका मतलब गलत हो सकता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पर्टिकुलर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल पूछा जा रहा है। अरे हो पाएगा ना? नहीं हो पाएगा? अरे हो पाएगा तो Yes, sir. इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है? तो अगर मैं फिनॉल में, सो हियर वी हैव फिनॉल, फिनॉल में मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दे रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। आप जानते हो कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आपका मतलब ये तो डाइल्यूट HNO3, क्योंकि तुम्हारा जो OH ग्रुप है वो पूरा पूरा एक्टिवेटिंग है, तो बेंजीन का ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में पूरा भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी भरा है।
तो यहाँ पे ऑलरेडी ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम देख रहे थे, ऑलरेडी हम डिस्कशन कर लिए थे। ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो ये ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटेड है, और यहाँ पे OH ग्रुप के प्लस R ग्रुप की वजह से ऑलरेडी ऑर्थो एंड पारा में क्या है तुम्हारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सर ओके वेट अ मिनट, ओके तो यहाँ पे NO2 प्लस कहाँ पे आपका आ जाएगा, ऑर्थो में आ जाएगा और पारा में भी आ जाएगा। दैट मीन्स आपका जो पिक्रिक एसिड बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है, अभी हम उसको देख लिए, ठीक है ना। तो इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। तो अभी जो क्वेश्चन दिए थे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको दिया है कि फिनोल टू बेंजीन टू योर पिक्रिक एसिड, दैट मीन्स बेंजीन टू 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन टू फिनॉल बनाएंगे। बेंजीन टू क्या करेंगे, फिनॉल बनाएंगे। तो बेंजीन टू फिनॉल बनाने के लिए आपके पास दो तीन मेथड था, आप याद करो। दो तीन मेथड में कौन सा मेथड है। तो फर्स्ट मेथड आप कुछ भी मेथड याद कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ भी मेथड यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेंजीन के साथ सिंपल क्लोरीनेशन कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, देन यू विल गेट योर क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ पे aqueous NaOH के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हो और ट्रीटमेंट द्वारा क्या था कंडीशन, 623 केल्विन एंड 300 atm प्रेशर, देन यू विल गेट योर फिनॉल। तो यहाँ से बेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए ये एक तरीका आपका हो सकता है। और भी आपका क्या है, अगर मैं बेंजीन के साथ डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO पर ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो आपका क्या बन जाएगा, ओलियम के साथ तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H हो जाएगा। इसमें अगर NaOH और H प्लस दे रहा हूँ, दैट मीन्स आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट फिनॉल भी बन सकता है। तो ये भी हो सकता है। और भी मेथड था, ठीक है ना। अगर तो आप बेंजीन को आइसोप्रोपाइल बेंजीन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना। तो जो आपका था आपका क्यूमिन, तो क्यूमिन बनाओगे, क्यूमिन से ऑक्सीजन O2 ऐड करके क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड करोगे, तो वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो सकता है। लेकिन हम ये दो मेथड से किसी एक मेथड से ले जाएंगे, क्योंकि ये दो मेथड हमारा मतलब इजी है। तो इन दोनों के बाद हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड कर देंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, then you will get your direct 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे ऑर्थो में आ जाएगा NO2, मेटा पारा में आ जाएगा NO2, and ऑर्थो में also you get your NO2, that means 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और you can say picric acid you will form। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या आंसर। अगर मैं नेक्स्ट कर रहा हूं, आपके पास है अनिल इंटू NH2, अनिल इंटू फिनॉल, अनिल इंटू फिनॉल। तो आप जानते हैं कि अनिल इंटू फिनॉल कन्वर्ट करने के लिए कैसे होगा। वेट अ मिनट, एक मिनट थोड़ा रुको। ओके, तो अगर एनिलीन के साथ में ट्रीटमेंट कर रहा हूँ क्या, NaNO2 HCl, NaNO2 and HCl, then you will get your BDC, benzene diazoxide chloride, N2 plus Cl minus। then if BDC treatment with water or warm water, then directly you will get your phenol। तो ये भी आपका आ सकता है। अरे हुआ था ना, नहीं हुआ था, अरे याद तो है ना।
अरे हो पाया ना, नहीं हो पाया? ये क्वेश्चन सबका हुआ। अनिल इंटू फिनॉल। Yes, sir. नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट है कि क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। सिंपल, हम डिस्कशन ऑलरेडी कर लिए। क्लोरोबेंजीन में अगर तुम aqueous NaOH ऐड करोगे, लेकिन एक कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 623 केल्विन एंड 300 atm प्रेशर, देन यू विल डायरेक्ट गेट योर O माइनस Na प्लस। डायरेक्ट OH लिखने से भी होगा। इसको अगर आप HCl दे दोगे, दैट मींस आपका डायरेक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा प्लस NaCl बन जाएगा। ठीक है ना, Na प्लस Cl माइनस NaCl बन जाएगा और H प्लस आ जाएगा OH माइनस के पास। डायरेक्ट फिनॉल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट में अगर आप साइक्लोहेक्सानॉल दे रहे हो, साइक्लोहेक्सानॉल, इसके साथ पीसीसी दे रहे हो, ये समझ जी तो भूल हो गया। और ये और कोई किया है? और तो कोई भेजा भी नहीं। अरे थोड़ा सा करके भेजेंगे ना। अरे खाली खाली ऐसे करके तुम्हारे पास रखोगे? अरे सब कर रहे हो ना, नहीं कर रहे? अरे सब किए हो ना, नहीं किए हो? ये सर किए हैं। भेजो, अभी भेजो। ये सब चुप के रह जा रहे हैं, अभी भेजो, अभी भेजो, मैं देखता हूँ कौन कौन सर किया है। मैं था बाद में भेज दूं, अरे फोन पापा के पास है। अच्छा फिर ठीक है। और ये आशुतोष कहाँ गया, अमृत, ये मुकेश, अरे सब कहाँ गए? Yes, sir. अरे ये कोई नहीं भेज रहा है। सर वो लास्ट दो वाला थोड़ा करेंगे, वो थोड़ा डाउट हो रहा है। हाँ ये पीसीसी का ठीक है ये। हाँ ये ठीक है, अमृत का ठीक है। और कौन भेजा? अरे और किसका हुआ? नहीं ये मुकेश का, मुकेश भेजा, मुकेश का ठीक है। अरे अमृत, अमृत हुआ, अमृत का हुआ है तो। आशुतोष का, हाँ आशुतोष का भी ठीक है। Yes, sir. Then. ये आशुतोष का नहीं हुआ, आशुतोष पार्ट 2 का नहीं हुआ पीसीसी के साथ रिएक्शन। Sorry, sir. लिखा नहीं है। अरे ऐसे कैसे छोड़ जाओगे? अरे ऐसे छूट जाओगे? अरे खाना तुम्हारे पास सामने होगा, तुम खाना को छोड़ सकते हो? तो इसको सर कैसे छोड़? मेडिसिन खा के सर मुंडी काम नहीं कर रहे। उफ, क्या प्रॉब्लम है इसका। ये अमृत का बोल हो गया लास्ट में पीसीसी का। अरे देखो, पीसीसी हमने देखा था, पीसीसी का मतलब क्या है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पीसीसी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कार्बन कहाँ से ला रहे हो? एक्स्ट्रा कार्बन क्या उससे मांग के लाओगे पीसीसी से? अरे सिंपल, तुम्हारा ये कार्बन है, कार्बन के साथ OH अटैच है, डायरेक्ट OH को हटा के डबल बॉन्ड O कर दो, सिंपल। डायरेक्ट OH को हटा के डबल बॉन्ड O डायरेक्ट कर देंगे ना। तो आप यहाँ पे अगर लिखोगे कि ये CHO, दैट मीन्स आपका गलत होगा आंसर, क्योंकि एक्स्ट्रा कार्बन एक आ जा रहा है ना। समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है? समरजीत, अमृत, Yes, ठीक है sir. ना? तो यहाँ पे डायरेक्ट डबल बॉन्ड हो, ये सिंपल सा, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा, तो ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिंपल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दैट मीन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, और ध्यान रखना है कि मैं एक्स्ट्रा कार्बन ऐड ना करूं। एक्स्ट्रा कार्बन आपको ऐड नहीं करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा कार्बन हम कहाँ से लाएंगे? हम कार्बन ऐड भी नहीं करेंगे, कार्बन कम भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, हमारा बेंजीन रिंग CH2CH3 और इसमें HNuCl2 अगर आप दे रहे हो, तो आपका ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन होता है, एंड यू नो बेंजाइलिक रेडिकल और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल इज द मोस्ट स्टेबल। वैसे इसलिए यहां से जाएगा तुम्हारा क्या, कार्बन के पास से एक हाइड्रोजन जाएगा और वहां पे आ जाएगा क्या, फ्री रेडिकल। दैट मींस और Cl2 से तुम्हारा Cl डॉट जनरेट होगा, वो Cl डॉट जाके इस कार्बन में अटैच होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, H डॉट रिप्लेस होगा और Cl डॉट आ जाएगा। तो फॉर्मेशन में क्या होगा, ये CH इधर आ गया Cl और इधर आ गया क्या, CH3, तो ये हो गया आंसर, सिंपल। नेक्स्ट लास्ट में आपका है पेरोक्साइड वाला, CH डबल बॉन्ड CH2 वाला। तो यहाँ पे अगर मैं HBr दे रहा हूँ और पेरोक्साइड दे रहा हूँ, दैट मींस योर एंटी मार्कोनिक ऑब्स्ट्रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एटम गेट अटैच्ड टू द कार्बन एटम हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ पे, इधर है ना। दैट मींस आपका क्या फॉर्मेशन होगा, इधर CH2, इधर CH2, इधर Br, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। अरे ये सबका हुआ ना, नहीं हुआ? Yes, sir. श्रेया सिमरन प्रेजेंट और नॉट, श्रेया सिमरन कहाँ गई? यस सर अरे प्रेजेंट। क्यों तुम्हारा नहीं आया मुझे?
सर दीजिए सर, वो फोन में चार्ज नहीं था। अच्छा ठीक है फिर। सर बी आर तो सीएच के ऊपर लगेगा ना? और एक बार बोलो। सर बी आर ब्रोमीन तो सीएच के ऊपर लगना चाहिए। ब्रोमीन सीएच के ऊपर लगना चाहिए। अरे पेरोक्साइड दिया है ना। सर पेरोक्साइड तो एंटी मार्कोनिक, तो उसके हाँ, सॉरी सर, गलत है। negative part of the addendum get attached to the carbon atom having more number of hydrogen atom। ठीक है ना, दिस इज योर ये एंटी सर मार्कोनिक रूल। पेरोक्साइड दिया जा रहा है मतलब आपको एक ट्रिक दिया जा रहा है, आपके पास पूरा क्लियरली विजिबल हो रहा है कि दिस इज योर एंटी मार्कोनिक रूल, तो उसके हिसाब से हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये सर ओके। तो फिर अगर मैं बात कर रहा हूं आपका, तो हो गया। नेक्स्ट इज योर कोल्स रिएक्शन। कोल्स रिएक्शन देखो, कोल्स रिएक्शन आपका दो टाइप का था, 11 में एक था कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, ये तुम्हारा कोल्स रिएक्शन है। ठीक है ना। तो कोल्स रिएक्शन क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो कोल्स रिएक्शन बोलता है कि अगर मैं फिनल लूंगा, फिनल, और फिनल में मैं ऐड करूंगा NaOH, क्या बनेगा कोई बताएगा? फिनल में NaOH, एसिड बेस रिएक्शन। अरे याद आ रहा है ना एसिड बेस रिएक्शन? एसिड बेस रिएक्शन मींस योर सॉल्ट इज फॉर्म एंड वाटर इज फॉर्म, दैट मींस सोडियम फिनॉक्साइड। That means you will get your ONA, O minus Na plus. Sodium phenoxide will form. O minus and Na plus. Sodium phenoxide will form. Simple acid base reaction जो कि हम पढ़े थे। Phenol is strong acid due to 5 resonating structure. That's why this simple is acid base reaction और salt and water is formed. इसके साथ अगर आप ट्रीटमेंट करोगे किसके साथ, फर्स्ट में दोगे CO2, क्या दोगे? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और सेकंड स्टेप में दोगे H प्लस। देखो CO2 का देने से फायदा क्या होगा, सिंपल मैकेनिज्म बुक में नहीं है लेकिन फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। तो CO2 क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इस टाइप का होगा। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में तुम्हारा क्या है, obviously electronegativity difference, carbon is your 2.5 electronegativity and oxygen is your 3.5, तो बॉन्ड कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, दैट मींस ये नेगेटिव, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। तो अभी तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। तो तुम्हारा जो ऑर्थो प्रोडक्ट में है, जो ऑर्थो में नेगेटिव आ रहा है, तुम देखो तुम्हारा नो डाउट OH में तुम्हारा लोन पेयर क्या हो रहा था, बेंजीन रिंग की तरफ आ रहा था। ठीक है ना, थ्रो कॉन्जुगेशन, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट मींस यहाँ पे और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हो रहा है। अगर आपको पूछा जाएगा कि OH इज मोर रिएक्टिव और फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल इज मोर रिएक्टिव और फिनॉक्साइड आयन, ऑब्वियसली फिनॉक्साइड आयन। यहाँ पे तुम्हारा न्यूट्रल लोन पेयर आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट मींस यहाँ पे ऑर्थो में भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। दैट मींस ये कहाँ पे अटैच हो जाएगा, तुम्हारा ऑर्थो में अटैच हो जाएगा। तो ऑर्थो में अगर अटैच हो रहा है तो क्या बन जाएगा, ऑलरेडी तुम्हारा है O माइनस Na प्लस, और ऑर्थो में क्या आ जाएगा, C, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर O माइनस। नेक्स्ट टाइम में क्या किया, H प्लस ट्रीटमेंट किया हो ना, H प्लस मतलब जहां पे O माइनस दिख रहे हो वहां पे H प्लस को अटैचमेंट कर लो, तो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इधर OH, इधर डायरेक्ट आ जाएगा COOH। इसका नाम क्या है कोई बता सकता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका नाम क्या है? सर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी, इसका कॉमन नेम है 2 हाइड्रोक्सी, अब आईपीसी नेम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि तुम्हारा बेंजीन के साथ COH बेंजोइक एसिड, और 2 नंबर, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, 2 कार्बन में OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दैट्स व्हाई 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड इज योर सैलिसिलिक एसिड, salicylic acid. So that means your Coles reaction is simple, is nothing but your conversion of phenol to salicylic acid. So phenol से ये रिएक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है। फिनल के साथ NaOH का रिएक्शन हम देख चुके हैं, और CO2 का साथ रिएक्शन मतलब वहां पे नॉर्मल सिंपल तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, ऑर्थो प्रोडक्ट बन रहा है, दैट मींस ऑर्थो में C प्लस आ जाएगा और H प्लस सेकंड स्टेप में दे रहे हो, दैट मींस आपका डायरेक्ट आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है ना। तो फिनल के साथ NaOH के साथ ट्रीटमेंट करोगे तो सोडियम फिनॉक्साइड when treated with CO2 plus H plus, CO2 and H plus, you will get a direct your salicylic acid, you can write, okay। तो यहाँ पर this is your Coles reaction, तो Coles reaction important है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। अरे हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा? Then is your Reimer-Tiemann reaction, और जितना नेम रिएक्शन होता है आप जानते हो कि इंपोर्टेंट है, राइमर-टाइमन रिएक्शन। तो आपका क्या है राइमर-टाइमन रिएक्शन, ध्यान दो।
तो राइमर-टाइमर रिएक्शन में आप क्या करते हैं, फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म, फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, अगर कोई बताएगा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है? क्लोरोफॉर्म इज योर CH-Cl3, क्लोरोफॉर्म CH-Cl3, ओके, ट्राइक्लोरोमीथेन वी कैन से, और क्लोरोफॉर्म, और इसके साथ एक्वस NaOH का ट्रीटमेंट करोगे, एक्वस NaOH, ठीक है। तो CH-Cl3 एंड एक्वस NaOH। तो यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मेशन क्या होगा, ध्यान दो किस टाइप का फॉर्मेशन होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, ध्यान दो, थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। मैकेनिज्म नहीं है लेकिन फिर भी मैं मैकेनिज्म कर रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए अच्छा है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अच्छा सा एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, अच्छा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, इसलिए थोड़ा बहुत मैं मैकेनिज्म जितना हो सके मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्वस NaOH है, तो एक्वस NaOH का ऑलरेडी आप रिएक्शन दिखे हो, तो एक्वस NaOH मतलब ये तो तुम्हारा फिनॉल क्या है, एसिड है, और तुम बेस के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हो, दैट मींस तुम्हारा क्या बन जाएगा, पहले मैं नीचे मैकेनिज्म कर रहा हूँ, ठीक है ना, नीचे में मैकेनिज्म करके समझा रहा हूँ, वरना डायरेक्ट रिएक्शन लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। दैट मींस ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड O माइनस Na प्लस बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम एक्वस NaOH देने से तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, तो सिंपल सा है। फिर हम कार्बन ट्राइक्लोराइड दे रहे हैं, दैट मींस C के साथ 3 Cl अटैचमेंट है और एक हाइड्रोजन अटैचमेंट। तो यहाँ पे अगर मैं Cl ग्रुप को रिमूव करूंगा, यू नो Cl इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे O माइनस फॉर्मेशन हो गया, तो O माइनस मतलब ये फिनॉल से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, दैट मींस ये ऑर्थो ग्रुप को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। अगर ऑर्थो ग्रुप को एक्टिवेट करेगा दैट मींस ये पॉजिटिव कहाँ पे आ जाएगा, ऑर्थो में आ जाएगा, तो तुम्हारा क्या फॉर्मेशन होगा, ये ऑलरेडी ONA है, और इधर आ जाएगा क्या, CH-Cl2, CH-Cl2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। इसमें अगर और एक बार आप NaOH दे रहे हो, और एक बार NaOH दे रहे हो, यहाँ पे 2 Cl हटके दो एक डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है ना। 2 Cl जो है ना, ये जो 2 Cl, एक Cl चला गया और 2 Cl बचा, तो 2 Cl को हटा के आप डायरेक्ट डबल बॉन्ड O लगा दोगे। अगर डबल बॉन्ड O लगाओगे तो क्या होगा आपका, ऑब्वियसली CHO हो जाएगा ना, अल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा ना, दैट मींस आपका क्या आ जाएगा, ONA, और इधर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, इस टाइप का बन जाएगा। और इसके साथ अगर आप H प्लस दोगे, आप जानते हो कि O माइनस Na प्लस होगा, अगर H प्लस दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट OH बन जाएगा, इधर OH, और ऑर्थो पोजीशन में CHO। इसका नाम क्या है, कोई बताएगा, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, व्हाट इज द IPC नेम ऑफ फाइनल प्रोडक्ट? 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, और 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड को सैलिसिलाल्डिहाइड भी बोलते हैं। जैसे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को सैलिसिलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड को सैलिसिलाल्डिहाइड, तो सैलिसिलाल डिहाइड। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू सैलिसिलाल्डिहाइड, तो आपको राइमर देखो, दोनों पास पास में है लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है। कोल्स रिएक्शन में आपको क्या करना है, आपको सैलिसिलिक एसिड बनाना है। और कोल्स रिएक्शन में कैसे करते हैं, पहले फिनॉल को एक्वस NaOH के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, फिर CO2H प्लस के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और यू कैन से सैलिसिलिक एसिड विल फॉर्म। बट इन केस ऑफ राइमर रिएक्शन, when you are treating with your phenol with CHCl3 and aqueous NaOH, then ortho group में आपका introduce, then CHCl2 group will introduce at ortho position, which treatment with another NaOH, और एक बार NaOH के साथ ट्रीटमेंट करने पर ये ONA आ जाएगा, obviously ये ONA, then ONA and one CHO group, that means C double bond OH, C double bond OH को डायरेक्ट CHO भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। CHO group will introduce at ortho position, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, H प्लस देंगे, तो H प्लस देने से आपका क्या बन जाएगा, आपका ये OH बन जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड OH, सो दिस इज योर सैलिसिलाल्डिहाइड। तो हम स्टेटमेंट भी ये लिख सकते हैं, तो स्टेटमेंट तो आपको CBSE में नहीं आता है लेकिन फिर भी हम लिख सकते हैं, when phenol is treated with chloroform and aqueous NaOH, then a CHO group or aldehyde group is introduced at ortho position। aldehyde group इंट्रोड्यूस होता है कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन में, which when treated with H plus, then your salicylaldehyde is formed। तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्मेशन होगा, salicylaldehyde। अरे कोल्स रिएक्शन और राइमर रिएक्शन डिस्टिंग्विश करके अलग अलग करके ध्यान रख पाओगे ना, नहीं रख पाओगे, अरे हो पाएगा तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। कोल्स रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड, और राइमर रिएक्शन में आपका सैलिसिलाल्डिहाइड, इसको ध्यान देना। नेक्स्ट अगर मैं कर रहा हूं, इफ फिनॉल, फिनॉल इज
ट्रीटेड विद जिंक डस्ट, अगर फिनॉल को जिंक डस्ट, और ये कन्वर्सन में बहुत आपका काम आएगा, अगर फिनॉल का OH को आपको हटाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, जिंक डस्ट के साथ ट्रीटमेंट करोगे तो डायरेक्ट आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग बनेगा। क्या बनेगा, बेंजीन रिंग प्लस ZnO, क्योंकि ये O चला जाएगा और H तुम्हारा बेंजीन रिंग में अटैच हो जाएगा। दैट मींस अगर हम जिंक डस्ट के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपका क्या बन जाएगा, ZnO बन जाएगा, बेंजीन रिंग विद ZnO बन जाएगा। तो ये आपका एक अच्छा वाला कन्वर्सन में हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं, और ये प्रीवियस ईयर का बोर्ड क्वेश्चन था, when phenol is treated with oxidizing agent, when phenol is treated with oxidizing agent sodium dichromate Na2Cr2O7 and H2SO4, you know Na2Cr2 sodium dichromate, sodium dichromate ये तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर फिनॉल को ऑक्सीडेशन करोगे तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक स्पेशल कंपाउंड बनता है, उसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, ये डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O, और बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो बेंजीन रिंग का जो डबल बॉन्ड होगा उसको भी वो मतलब चेंज करके इस टाइप का प्रोडक्ट बना देगा। तो इसका नाम क्या होगा, बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजोक्विनोन, ठीक है ना। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बेंजोन को बेंजीन फिनॉल को आप डायरेक्ट सोडियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करने पर वो डायरेक्ट बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा, अरे हो पाएगा। तो ये अगर यस फिनॉल के साथ जिंक डस्ट का ट्रीटमेंट करेंगे तो बेंजीन प्लस ZnO, फिनॉल के साथ Na2Cr2O7 एंड H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट करने पर बेंजोक्विनोन। तो राइमर टाइमन रिएक्शन और कोल्स रिएक्शन कोई मुझे बोल सकता है यार, आशुतोष प्रवराज बोल सकते हो, राइमर टाइमन रिएक्शन एंड कोल्स रिएक्शन, आशुतोष प्रेजेंट तो, यस सर। और कोल्स रिएक्शन क्या है बताओ। क्या है, when phenol is treated with aqueous NaOH and CO2, when phenol is treated with, कहाँ चला गया, you can see here, when phenol is treated with NaOH then sodium phenoxide is formed, further treatment with CO2 and H+। इसको अच्छे से आज एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो CO2 and H+, then your CO2 group will introduce at ortho position, CO2 group ortho position में इंट्रोड्यूस होगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपके पास फिनॉल है, फिनॉल के साथ डायरेक्ट हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, NaOH के साथ, तो आपका क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड ONA, इसके साथ फर्स्ट टाइम में CO2, सेकंड में हम क्या देंगे H+, दैट मींस आपका क्या आ जाएगा, ये OH और इधर क्या आ जाएगा COOH। दिस इज योर कोल्स रिएक्शन। अगर मैं राइमर टाइमन रिएक्शन लिख रहा हूं तो यहाँ पे aqueous NaOH एंड CHCl3 क्लोरोफॉर्म देंगे, राइमर टाइमन मतलब क्लोरोफॉर्म, ओके। तो यहाँ पे आपका OH क्या बन जाएगा, ONA, और यहाँ पे आ जाएगा CHCl2, एक Cl चला जाएगा CHCl2। इसको और एक बार NaOH के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ONA, और इधर क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ये जो Cl तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप का प्रोडक्ट बना होगा, इधर ONA, इधर C, ClClH, ये दो Cl जाके आपका ये डबल बॉन्ड O लग जाएगा, ये दो Cl जाके आपका क्या करेगा, डबल बॉन्ड O लग जाएगा, और उसके बाद H+ दे देंगे। तो H+ देने से आप जानते हो कि सोडियम फिनॉक्साइड क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, और C डबल बॉन्ड OH, दैट मींस ये सैलिसिलिक एसिड और ये सैलिसिलैल्डिहाइड। तो ये कोल्स रिएक्शन और राइमर टाइमन रिएक्शन याद करेंगे और आखिर थोड़ा सा अच्छे से समझ के, फिर फिनॉल एंड जिंक डस्ट, देन यू विल गेट बेंजीन, देन यू विल योर, अगर देखो फिनॉल से आपको, देखो ये फिनॉल से अगर आपको क्लोरोबेंजीन पूछा जा रहा है, अगर आपको पूछा जा रहा है कि फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन, तो आप तो पागल हो जाओगे अगर ये रिएक्शन मालूम नहीं होगा, क्योंकि फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन मतलब फिनॉल को OH को हटा के आपको Cl लगाना है, तो OH को हटाएंगे कैसे, जिंक डस्ट, समझ में आ रहा है ना। तो फिनॉल के साथ अगर जिंक डस्ट ट्रीटमेंट करेंगे तो बेंजीन बन जाएगा, फिर बेंजीन से आप सिंपल क्लोरीनेशन रिएक्शन कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये कन्वर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनॉल से अगर और कोई कंपाउंड हम बना रहे हैं, अरे हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा मैं PDF भेज दे रहा हूँ, उसको थोड़ा सा नोट वगैरह अपडेट कर लो अच्छे से, और रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, थोड़ा सा अच्छे से 2x स्पीड में और एक बार रिवाइज कर लेना, और कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, क्योंकि हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर कंप्लीट होगा, उसके साथ यस साथ सर। हमें क्वेश्चन कंटिन्यूअसली करना चाहिए, ठीक है ना।
और ऑब्वियसली एक दो क्लास हम लेंगे, खाली एक दो क्लास खाली लेंगे क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट खाली पढ़ने पर, रिएक्शन पढ़ने पर कभी हमारा मतलब, नो डाउट तो पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी उसका एप्लीकेशन करना आना चाहिए। जो भी हॉट क्वेश्चन है, जो भी मतलब अच्छा वाला थोड़ा सा रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, उस टाइप को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन भी आज भेज दूंगा, उसको थोड़ा सा अच्छे से करके, लेकिन मुझे मतलब थोड़ा सा इसको सीरियसली लेके मुझे करके भेजोगे, ठीक है।